नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में अधिकार और नागरिकता दो महत्वपूर्ण संकल्पनाओं से संबंधित तथ्य, वर्गीकरण, परिभाषाएं और पुस्तकों की सूची को देखते हैं। अधिकार। लास्की का कथन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, अधिकार वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति स्वयं के विकास की आशा ही नहीं कर सकता। जैसे लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी है, वैसे ही राइट का भी यही विभाजन है, नेगेटिव राइट एंड पॉजिटिव राइट, जिसे क्लेम राइट भी कहा जाता है। नेगेटिव राइट जो पूंजीवादी राज्य में इन पर बल होता है। नेगेटिव राइट यानी राज्य कोई काम करने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यानी प्रतिबंधों का अभाव के रूप में राइट, या यूँ कहिए कि एक कुछ ऐसा करने कुछ भी करने की स्वतंत्रता, लेकिन वो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते इसकी गारंटी नहीं है। क्लेम राइट जैसे राइट टू वर्क, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू लीगल एड। समाजवादी, सामाजिक लोक कल्याणकारी, मार्क्सवादी तथा सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में क्लेम राइट पर विश्वास, क्लेम राइट का समर्थन किया जाता है। सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य। लास्की किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से, ये भी महत्वपूर्ण पहचान है, महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किसका यह कथन है। लास्की उदारवादी व समाजवादी मूल्यों में समन्वय करते हैं। अधिकारों का नैतिक आधार इन्होंने माना ग्रीन के पद चिन्हों पर चल के, TH ग्रीन है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कि अधिकारों का स्थान राज्य की सत्ता से ऊपर है, अधिकार राज्य की देन नहीं है, यानी राइट राज्य से पूर्ववर्ती हैं, पहले हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। 3 तरह के अधिकार जरूरी हैं। काम का अधिकार आवश्यक है। देखिए, कई बार ऐसे लगता है कि क्या राइट टू वर्क की अपील की थी लास्की ने, उसका समर्थन किया था। हाँ, शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को सशर्त माना। सशर्त यानी सर्वहित में बाधक ना हो, कर्तव्य पालन में सहायक हो। थियरी, जहाँ तक राइट्स की थियरी का बात है, हम 4 सिद्धांतों को देखेंगे। थियरी ऑफ नेचुरल राइट। थियरी ऑफ नेचुरल राइट क्या है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट हैं, जो ये मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ही पहले से जो राइट्स थे वो राइट्स उपलब्ध थे और वह राइट उनका प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशनरी हैं, ये भी नेचुरल राइट के समर्थक हैं। नेचुरल राइट प्रायर टू स्टेट है, यानी राज्य से पहले है, यानी स्टेट ऑफ नेचर राज्य से पहले की अवस्था है, तो स्टेट ऑफ नेचर में जो राइट थे वो नेचुरल राइट थे। थियरी ऑफ लीगल राइट ये मानती है कि अधिकार हैं वो राज्य की देन है। जहाँ थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये मानते हैं कि अधिकार राज्य से पहले हैं, यानी अधिकार राज्य के बनाए हुए नहीं हैं। वहीं लीगल राइट ये मानते हैं कि राज्य की देन है, यानी राज्य के ही बनाए हुए हैं। इसके प्रमुख नायक हैं बेंथम, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। हमें पता है कि बेंथम ने नेचुरल के आधार पर आलोचना की थी। हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट जो ये मानते हैं कि जो अधिकार हैं वो इतिहास की देन है, यानी इतिहास में कोई चीज़ लंबे समय तक लागू रहने से अस्थायी हो जाती है, वैसे ही अधिकार इतिहास की देन है। इसके प्रमुख नायक हैं एडमंड बर्क। मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट। मार्क्सिस्ट ने कहा कि जो प्रचलित अधिकार होते हैं, मार्क्स ने कहा कि प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के होते हैं और अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र के साथ जुड़े होते हैं, यानी जिस प्रकार का क्लास कैरेक्टर राज्य का होगा वैसा ही अधिकार होंगे। एग्जाम्पल के रूप में, जिस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवाद में हैव्स और हैव्स नॉट हैं, तो जो प्रभुत्वशाली वर्ग हैव्स हैं तो अधिकार हैव्स के होंगे। मार्क्स ने, हमें पता है कि एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की बात की, वो उसका आदर्श था, लेकिन अंतरिम व्यवस्था के रूप में उन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की बात की और अंतिम विकल्प के रूप में साम्यवाद की। तो अंतरिम और अंतिम व्यवस्था में क्या अंतर रहेगा अधिकारों की व्यवस्था का, वो देखते हैं। समाजवादी व्यवस्था होगी, उसमें उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है उस स्टेज तक, इसलिए
अधिकार कामगार वर्ग को प्रभुत्वशाली भी होगा और उसको मिलेंगे, यानी अधिकार सिर्फ कामगार वर्ग को, अतः अधिकार कामगार वर्ग जो प्रभुत्वशाली भी होगा और उसको मिलेंगे, यानी कामगार वर्ग को अधिकार मिलेंगे। और अधिकारों का वितरण कैसे रहेगा, लेकिन उनके अधिकार अभी पूंजीवादी ढंग से ही निर्धारित होंगे। कैसे? हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हरेक को अपने कार्य के अनुसार, यानी वितरण है वो एक तरीके से पूंजीवादी ढंग से ही होगा। वहीं साम्यवादी व्यवस्था में, यानी उस आदर्श को अचीव करने के बाद क्या रहेगा, साम्यवाद की व्यवस्था आते आते उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं, तो उस स्थिति में कामगारों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। इसलिए नई अधिकार व्यवस्था होगी, और वो नई अधिकार व्यवस्था कैसी होगी, वो होगी हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। नागरिकता दो तरह की है, फॉर्मल सिटीजनशिप एंड सब्सटेंटिव सिटीजनशिप। फॉर्मल सिटीजन से तात्पर्य है कि राष्ट्र राज्य की सदस्यता मात्र की गारंटी फॉर्मल सिटीजनशिप में होती है, और वहीं सब्सटेंटिव सिटीजनशिप जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। नागरिकता की संकल्पना की अगर हम ऐतिहासिक विकास देखें तो नागरिकता की मूल संकल्पना कर्तव्य भावना से जुड़ी थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में अब जो कॉन्सेप्ट है वह अधिकारों पर जोर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मूल अरस्तु के टाइम में हम देखते हैं तो अरस्तु सिर्फ उन लोगों को नागरिक मानते हैं जो सार्वजनिक जीवन में रोल प्ले करने की क्षमता रखते हैं और उनके पास टाइम है वैसा करने के लिए, लेजर है वैसा करने के लिए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि नागरिकता की संकल्पना है वह कर्तव्य भावना से जुड़ी हुई है, जबकि अब यानी मॉडर्न टाइम में सिटीजनशिप है वह अधिकारों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। यूनान में केवल 10% स्वतंत्र लोगों को अधिकार प्राप्त थे। रोमन काल में सत्ताधिकारियों का विशेषाधिकार था नागरिकता, लेकिन बाद में सामान्य जनों और युद्ध में पराजित लोगों को भी नागरिकता का दर्जा दिया जाने लगा। रोमन काल की बात चल रही है। निम्नतम श्रेणियों के साथ साथ महिलाओं को नहीं दिया जाता था। नागरिकता का जो विश्वजनीन आदर्श यानी यूनिवर्सल, सभी को नागरिक बनाने का जो आदर्श है वो पुनर्जागरण आंदोलन, मैकियावेली, हैरिंगटन, जॉन मिल्टन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की क्रांति का दौर इस विचार का चरण था। यानी इन सब के परिणाम स्वरूप ही यह विचार परिलक्षित हुआ, डेवलपमेंट हो पाया। टी.एच. मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक है 1950 में सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इस पुस्तक का जो स्कोप है वो ये है कि ब्रिटेन में किस तरह से धीरे धीरे इन अधिकारों का विकास हुआ, जिससे नागरिकता की संकल्पना अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची। गौरवपूर्ण क्रांति के साथ साथ नागरिकता की संकल्पना की शुरुआत हुई, यानी ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, उसके साथ नागरिकता की संकल्पना की शुरुआत मार्शल मानते हैं। मार्शल ने 3 शताब्दियों के वक्त को 3 राइट्स में बांटा कि 18वीं शताब्दी सिविल सिटीजनशिप यानी नागरिकता का सिविल सिटीजनशिप जो सिविल राइट पर जोर देती है, और जो इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए वो थे कोर्ट्स। 19वीं शताब्दी पॉलिटिकल सिटीजनशिप जो पॉलिटिकल राइट पर जोर देती है, और इसकी बदौलत जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए वो थे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यानी प्रतिनिधि संस्थान। और 20वीं शताब्दी सोशल सिटीजनशिप सामाजिक नागरिकता की जो सोशल राइट पर बल देती है, और इसकी बदौलत जो संस्थाएं डेवलप हुई वो थी सोशल सर्विसेज एंड स्कूल्स। ओपिगावा लिखते हैं कि ब्रिटेन में तो ऐसे आगे बढ़ी थी नागरिकता की संकल्पना, लेकिन अमेरिका में नागरिकता की संकल्पना नागरिकों के अधिकारों से आगे नहीं बढ़ पाई, अतः वहाँ आंदोलन हुए। 19वीं शताब्दी का जो राज्य है वो प्रहरी राज्य है, यानी एक तरीके से वॉचडॉग, नाइट वॉचमैन वाला काम करने वाला राज्य है। वहीं 20वीं शताब्दी का राज्य है वह कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का जो विकास का कॉन्टेक्स्ट है, यानी किस लिबरलिज्म में किस समय यह विचार स्पष्ट होता है या उभरता है, वह कॉन्टेक्स्ट है 1929 की मंदी है। जॉन केन्स का सिद्धांत आता है कि मंदी के समय राज्य को अधिकतम
रोज़गार पैदा करने के लिए मार्केट में पैसा खर्च करना चाहिए। बेवरेज रिपोर्ट, लास्की के विचार, लेबर पार्टी का उदय और बाद में 1945 में उनका सत्ता में आना, यह वह कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विकास होता है। थियरीज ऑफ सिटीजनशिप में ये थियरीज हम देखेंगे। लिबरल थियरी ऑफ सिटीजनशिप, लिबर्टेरियन थियरी ऑफ सिटीजनशिप, कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ सिटीजनशिप, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप एंड प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप। इनका कोर क्रक्स के रूप में हम देखते हैं। ज़्यादा बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखा होता है लेकिन उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। जो लिबरल थियरी ऑफ सिटीजनशिप है या इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ सिटीजनशिप है, वो ये कहती है कि बुनियादी अधिकार नागरिक अधिकार हैं क्योंकि ये समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। लिबर्टेरियन थियरी ऑफ सिटीजनशिप जो नागरिकता की स्थिति फ्री चॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है, यानी नागरिक हैं वो फ्री चॉइस और कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है नागरिकता की स्थिति। मार्केट सोसाइटी बेस्ट है और मार्केट सोसाइटी किस पे बिल्ट होती है? फ्री चॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे। नोजिक इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ सिटीजनशिप, हन्ना अरेंट, बेंजामिन बार्बर, माइकल वॉल्जर। नागरिक जिस समुदाय का सदस्य है उसके राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग ले तभी वह कॉमन गुड की सिद्धि में योग दे सकता है। समूहों का निष्ठावान सदस्य बने, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व एक भावना हो और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। देखिए कम्युनिटेरियन थियरी है उसके प्रति हम ऑलरेडी अवेयर हैं कि किस प्रकार से लिबरल थियरी के उलट कम्युनिटेरियन थियरी है वो व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी मानती है कि जो कुछ व्यक्ति है वह बहुत कुछ उसकी समाज का हिस्सा होने की वजह से है। मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप में एंथनी गिडन्स ने टी.एच. मार्शल की आलोचना की थी। टी.एच. मार्शल की आलोचना किस आधार पर की? टी.एच. मार्शल आधुनिक विश्व में इनरलॉजी के विकास के साथ साथ नागरिकता का विकास मानते हैं। वहीं एंथनी गिडन्स कहते हैं कि नागरिकता के अधिकार हैं ये मुख्यतः वर्ग संघर्ष का परिणाम है बजाय किसी इनरलॉजिक के। टी.एच. मार्शल कहते हैं कि विकास रेखीय होता है, यानी सिविल, पॉलिटिकल, सोशल ऐसे रेखीय हुआ, जबकि एंथनी गिडन्स कहते हैं कि विकास उतार चढ़ावपूर्ण रहता है, यानी हमेशा आगे नहीं बढ़ता। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आगे ही बढ़े, उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। टी.एच. मार्शल ने 3 प्रकार के अधिकार माने थे लेकिन एंथनी गिडन्स ने 2 प्रकार के माने, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इकोनॉमिक सिविल राइट। गाबा लिखते हैं कि एंथनी गिडन्स बाद में मार्क्सवाद से हटकर उदारवाद के निकट आ जाते हैं। प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। यह नागरिकता का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया मानता है, इसे किसी एक कारण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, यानी नागरिकता की संकल्पना के विकास को किसी एक कारण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष से जोड़ा और मार्शल ने इनर लॉजिक के साथ जोड़ा, तो इससे प्लूरलिस्ट हैं वो सहमत नहीं है। B.S. टर्नर की पुस्तक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म 1986, डेविड हेल्ड पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट 1989। सार रूप में प्लूरलिस्ट थियरी वो ये कहती है कि नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग उठाते हैं। ये कहते हैं कि नागरिकता एक तरीके से किसी एक कारण विशेष या घटना विशेष पर आधारित नहीं है। वो सारे आंदोलन और वो सारी प्रवृत्तियाँ जो वंचित तबकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उठे, उन सब ने नागरिकता के सिद्धांत के विकास को बढ़ावा दिया। चूँकि समाज में चेतना बढ़ती है इसलिए आंदोलन नई नई दिशा लेते हैं। इस कारण नागरिकता का विश्लेषण निरंतर अनुसंधान का विषय है। प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी सिटीजनशिप ये मानती है कि नागरिकता किसी एक कारण पर निर्भर नहीं है, किसी घटना पर निर्भर नहीं है और ये निरंतर अनुसंधान का विषय है। नागरिकता के सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से नारीवादी आलोचना है। 1990 में न्यू यूरोप के जो चार्टर ऑफ पेरिस पर जब हस्ताक्षर हुए तो उनमें 34 देशों के शासनाध्यक्ष एकत्रित हुए, उनमें केवल 2 महिलाएं थीं, नॉर्वे की ग्रो ब्रुकलैंड एंड ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर। और यही नारीवाद कहता है कि भी महिला के लिए अभी भी स्पेस है वो इक्वल नहीं है, अभी भी पावर की जो पोस्ट हैं उन पर पुरुष विद्यमान हैं और इस सब स्थिति को वो बदलना चाहते हैं।
सबाल्टर्न आलोचना भी नागरिकता की होती है। नागरिकता की सबाल्टर्न आलोचना, सबाल्टर्न दृष्टिकोण जो ये मानता है कि आज तक का इतिहास है वह कुलीन इतिहास है और हमें इतिहास के नए मेथड्स अपना करके जो मास है यानी आम जो आज तक लिखा नहीं गया उसको लिखने की ज़रूरत है। तो ये था ये वीडियो। थैंक यू सो मच।